अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का 2023 और इसका हम फेज़ 1 कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में लॉन्च करेंगे फेज़ 2। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से MCQs प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में भी लाजमी अपीयर हों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो को लाजमी देखिए और बताइए एंड तक हर MCQs को सॉल्व करके कि आपके उसमें से कितने मार्क्स बने हैं। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का भी आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला MCQ। व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कर्व PV ग्राफ। उसने कहा अंडर PV ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक एक्सिस पे वॉल्यूम होता है और एक एक्सिस पे प्रेशर लेंगे, और चूंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये ग्राफ भी आपने याद रखना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर तो P और V को डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे मिलेगी स्लोप, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं P और V को तो हमें यहाँ से मिलेगा वर्क डन, और ये कहलाता है एरिया अंडर द ग्राफ। यानी एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा PV, वो हमें वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कैसे बनता है वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू FD, और प्रेशर का फार्मूला पता है हमें, प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A, PA इज इक्वल टू F। इस F की वैल्यू को हम उठा के पुट करेंगे वर्क डन में, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा PA और D डिस्टेंस है, तीसरी लेंथ, A के अंदर पहले दो लेंथ होती हैं, तो जो वर्क डन है इसका फार्मूला बन जाएगा P, और ये आ जाएगा साथ वॉल्यूम, तो ये वर्क डन का फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर C बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ है, कहता है कि लिंकिंग SHM विद सर्कुलर मोशन व्हेन फेज ऑफ वाइब्रेशन 1/2 रेडियन, कि अगर फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 1/2 रेडियन है तो साइकिल कितना मुकम्मल हो चुका होगा। एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 2, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये होता है 2π। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये 1/2 रेडियन, जो एक रेडियन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए पाई के इक्वल होता है। तो 1/2 रेडियन का मतलब है π/2। तो π/2 जो बात हो रही है 90 डिग्री की, इसका मतलब वो जो SHM है वो अभी सिर्फ 90 डिग्री कवर कर चुका है। और अगर हम इस सर्कल को 4 कंप्लीट इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हमें लग जाएगा पता कि ये पार्ट जो है, जो पाई से 0 से लेकर के π/2 के बीच में है, ये उसका 4th पार्ट बनता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वार्टर, ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है जी, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। आप इसको गैस करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गैस करते हैं कि इसका यूनिट जो है वो पावर होगा, क्योंकि वो सुना हुआ है वॉट आ रहा है, लेकिन हमने साथ आर भी लगा हुआ, उसको भी देखना है। अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T, इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, और इसको तो हम वॉट भी कहते हैं। तो जो अगर सेकंड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जूल इज इक्वल टू आ जाएगा वॉट और सेकंड। अगर हम इनके यूनिट को बड़ा बना रहे हैं, बिगर यूनिट्स में ले जाएं, वॉट को हम किलोवाट कह सकते हैं और सेकंड को फिर हम और कहेंगे, तो किलोवाट आवर जो है ये एक जूल के इक्वल भी है। ठीक है, तो जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी कोई भी किसी किस्म की हो वर्क डन से निकलती है। तो इसका आंसर वर्क डन या एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन B। ये C ऑप्शन गलत है, पावर नहीं है इसका आंसर। ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको बहुत सारे बच्चों ने, उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि उन्होंने ये मैट्रिक में किया हुआ होगा। तो कहता है ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एंड एट राइट एंगल। ये सबसे अहम वर्ड है इस न्यूमेरिकल का कि राइट एंगल पे है। अगर राइट एंगल पे है तो बेटा याद रखना है आपने कि वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें उसने कहा है इसका रिजल्टेंट फाइंड करें। अगर हम दो वेक्टर लें, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट उसका ये है, तो इसका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस तरह से। तो दोनों कंपोनेंट के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और एक 6 है और एक 8 न्यूटन है, और रिजल्टेंट बताना है क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हाइपोटेन्यूज को x कंसिडर कर लें तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये फोर्स है तो ये बन जाएगा 10 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर, राइट आंसर। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्वीट कैंडी इंपॉर्टेंट टिडबिट देख लें। अगर वो कहे कि एंगल का हमें नहीं पता कितना है, लाइक वो कहता है कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और लेस देन इक्वल टू 90 है, बीच की कोई कैटेगरी है 45 लेट्स सपोज दे दे, या एंगल आपको 30 डिग्री दे दे और कहे कि जी आप उसका रिजल्टेंट फाइंड करें, तो ऐसे केस में आपने बेटे याद रखना है कि वहां पर फार्मूला यूज होता है रिजल्टेंट के लिए कि वो जो ए कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट और साथ कॉस थीटा, उनके दरमियान एंगल कितना बताया वो और उसके ऊपर आ जाएगा एक अंडर रूट। तो इस तरह से पता चलेगा कि अगर उसके दरमियान एंगल 45 है 30 है तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे। लेकिन अगर राइट एंगल हो तो फिर बेटा हम यूज करेंस सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम, हमारा आंसर आ जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर ही है। आपने मुझे बताना है किस किस को इस बात का पहले आइडिया था। नेक्स्ट चलें जी, बस वो कमेंट सेक्शन में यस लिख देगा, मुझे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, अ साइकिल ब्रश सडनली, एक साइकिल जो है वो कहता है रोड के ऊपर और ये फट जाता है, तो ये कौन सा है जी? ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। नो हीट इंटर आर लीव द सिस्टम, डेल्टा क्यू चेंज इन क्यू जो है वो 0 है। तो ये जो भी सडन रिएक्शन होंगे उन सब के अंदर जो है वो एडियाबैटिक होगा। लाइक एक्सप्लोजन हो रही है अगर ऑफ किसी बॉम्ब की तो वो भी एक सडनली हो रहा है मैकेनिज्म, तो ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, इनमें सबसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी है? अब काइनेटिक एनर्जी के एक फार्मूला तो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और v का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्पीड की फिक्स की बात करें कि एक ही स्पीड पे सबको भगाना है तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो मास के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट आ जाएगा, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर बनेगा या तो प्रोटॉन आंसर हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है और या न्यूक्लियस, तीनों ही आंसर ठीक है क्योंकि न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है उसमें और प्रोटॉन भी होता है। अगर वो बता दे कि भी न्यूक्लियस जो है उसमें एक प्रोटॉन है और प्लस एक न्यूट्रॉन है तो फिर सबसे ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी न्यूक्लियस की। लेकिन अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो आपने इसको ऐसे इमेजिन करना है कि सपोज करे अगर कोई प्लस टर्मिनल हो और नेगेटिव टर्मिनल हो, ठीक है, मैं ज़रा थ्योरी से लेके आऊँगा आपको, और इसके दरमियान हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, अल्फा पार्टिकल रख दिया, इनमें से कौन ज़्यादा स्पीड के साथ भागेगा? तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल फिक्स है, सेम है, एक जैसा अप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला होता है W/Q इज इक्वल टू V और W इज इक्वल टू QV, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है वोल्ट के साथ और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है चार्ज के साथ। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर पोटेंशियल फिक्स है तो इस वाले केस में या प्रोटॉन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है या न्यूक्लियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन पे चार्ज है एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होता है, इससे नहीं पता चलेगा। तो इसको कैसे हमें इसको फिर देखना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज करना पड़ेगा फार्मूला 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर अगर हम मैथ के साथ इसको जो है वो डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर m² v² आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ओनली m। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा इज इक्वल टू p²/2m। अगर ये सेम मूव कर रहा है फील्ड के अंदर, फिक्स इसका पोटेंशियल है, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो मास के साथ रिलेशन है वो इनवर्स है, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इलेक्ट्रॉन। वैसे हमें इस फार्मूले को देख के समझ आ जानी चाहिए थी स्टार्ट में ही कि जो पार्टिकल सबसे हल्का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, तो जाहिर सी बात उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा तेज होगी मूव करते हुए। तो कॉमन सेंस ये है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे इससे। इन फॉर्मूलाज को क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये सही या ट्रू इंटरप्रिटेशन नहीं है इस एनालिसिस की। और अगर हम इस फार्मूले से निकालते हैं तो 2-3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, तो हमने तो एक ऑप्शन चूज करना है ना, तो फिर ये इसका ट्रू एनालिसिस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑन द बेसिस ऑफ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बतानी है
तो बर्नौली थ्योरम बनेगा, क्योंकि ये हम वर्क डन को इसमें इक्वल रखते थे दोनों पाइप के एंड से। और जो क्वीन ऑफ कंटिन्यूटी है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये आपने बात याद रखनी है। इसको वो एमसीक्यू को तरह चेंज करके भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंडिकेट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाई फ्रीक्वेंसी आपको फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला ये है H इज इक्वल टू AHF, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम पूरे पैटर्न को लिखें तो वो होता है रमी यानी रेडियो वेव, मी से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, मेरे ख्याल से सब बच्चों को आता होगा। उसके बाद इंफ्रारेड है जी ये। उसके बाद है जी वी से विजिबल पैटर्न या विजिबल रीजन, यू से अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद है जी एक्स से एक्स रेज और आर से गामा रेज। तो ये पूरा फार्मूला बन जाता है रमी वक्सर गामा रेज। तो फार्मूला है जी याद रखना है आपने रमी वक्सर। इसमें सारी एनर्जीज हमने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसमें हमने लिख दी है, ठीक है जी। तो जो इसकी लिखा हमने कैसे, इसको हमने इसका जो मैकेनिज्म लिया है इस वक्त वो लिया है अपॉन द बेस ऑफ एनर्जी, यानी हम कर रहे हैं डिसेंड एनर्जी, असेंडिंग एनर्जी में जा रहे हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में। तो सबसे लो एनर्जी जो है वो रेडियो वेव की है और सबसे हाई एनर्जी जो है वो गामा रेज की है। तो अगर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो गामा रेज इसका आंसर बनेगा। गामा रेज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी द ब्राइटनेस ऑफ वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO इज कंट्रोल्ड बाय। देखें अगर ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो ब्राइटनेस पैदा हो रही है, बन रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो जाते हैं और जाकर वो जो फॉस्फोरस की स्क्रीन है उस फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं। तो जब वहां पे जाके टकराएंगे इलेक्ट्रॉन तो फिर वहां पे ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो इतना जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे वो उतनी ज्यादा ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक बल्ब है तो एक बल्ब की जो ग्लो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर 10 बल्ब हैं तो उसकी जो ग्लो एक साथ जलेंगे तो फिर उसकी ग्लो जो है बहुत ज्यादा होगी। तो इसी तरह से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, ग्रिड से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि ग्रिड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ग्रिड के पोटेंशियल को कम या ज्यादा करने से हम CRO की स्क्रीन पर ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर द, ये आइडियल फ्लूइड के लिए स्टोक्स लॉ जो है इसकी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो विस्कोसिटी होनी चाहिए उस मीडियम की और दूसरा ये कि वो स्मूथली मूव करना चाहिए। और एक और बात, स्मूथली मूव करने के साथ साथ उसको स्लो मूव करना चाहिए। स्लो मूव करेगा तो वो स्मूथ हो जाएगा और जिस मीडियम में जो मीडियम है वो विस्कोसिटी उसकी होनी चाहिए, यानी वो नॉन विस्कस नहीं होना चाहिए, तो विस्कस मीडियम होना चाहिए इसके लिए। तो स्टोक्स लॉ उसके लिए होल्ड करता है। इसके अलावा स्टोक्स लॉ को होल्ड करने की जो शर्त है वो ये है कि ये उन मटेरियल्स पर अप्लाई होता है जो सफियर नेचर रखते हैं, यानी लाइक जैसे रेन ड्रॉप है, पानी का कतरा या बारिश का कतरा है, जैसे बॉल है फ्लूइड में अगर ये मूव कर रही है तो फिर स्टोक्स लॉ को हम वहाँ से मेजर कर सकते हैं, यानी उसका जो रेडियस है वो फिक्स होना चाहिए। पढ़ा ना फार्मूला F = 6 पाई ईटा RV। तो R की बात हो रही है, उसका जो रेडियस है वो फिक्स होना चाहिए और साथ वो स्लो होना चाहिए, तो वहाँ पे और उसकी कोई ईटा विस्कोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी ये XL है जी। इंडक्टेंस है जी, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो कहता है अगर ये रेजोनेंस कंडीशन में है तो फिर हमें बताएं कि उससे कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस होगी, कौन सी वेव पैदा होगी। अगर हम बात करते हैं सर्किट की, उसके साथ कोई AC सोर्स लगा हुआ है, उसके साथ हमने खाली कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये वेव पैदा करेगी। इसकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी आफ्टर पासिंग थ्रू द कैपेसिटर वो सपोज कर लें इस तरह से होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने एक सर्किट लिया हुआ है उसमें हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये एक सर्किट है, इसमें हमने इंडक्टर यूज किया हुआ है और इंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा तो उसकी जो वेव बनेगी वो कुछ वेव इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट होती है 180 का फेज शिफ्ट होता है। अगर इन दोनों वेव्स को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, दोनों वेव का रिजल्टेंट लें तो इनका रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये एक वेव जा रही है, इसके ऊपर से अगर हम दूसरी वेव को फॉलो करवाएं तो इतना ही एम्पलीट्यूड होगा और ये इस तरह से वेव पैदा होगी। जब ये दोनों वेव मर्ज करेंगी तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से कोई वेव भी नहीं बनेगी। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं कि ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव, दोनों वेव गुजर रही हैं लेकिन दोनों वेव में एक दूसरे का क्रस्ट ऊपर तरफ आ रहा है तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी इसका भी यहाँ पे क्रस्ट है, दूसरा यहाँ पे ट्रफ है, तो ये यहाँ पे बनाएंगी स्टेशनरी वेव। इसके बाद अगला एमसीक्यू है द कंप्रेंशन एंड इलोंगेशन। कंप्रेशन और इलोंगेशन, इलोंगेशन कहते हैं रेयर फैक्शन को। रेयर फैक्शन क्या होता है, जहां पर जो स्लंकी है या रिंग्स उसके जो पार्ट हैं वो दूर दूर उसके रिंग्स होने चाहिए। तो ये हमें साफ चल गया पता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इजी एमसीक्यूज था, बहुत अहम एमसीक्यूज है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। कहते हैं ब्रन स्ट्रॉलिंग आर ब्रेकिंग रेडिएशन आर एग्जाम्पल ऑफ। 4 तरह के स्पेक्ट्रास लिखे हुए हैं। ये बनती कैसे, पहले ये बताना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है और ये इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरे, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है, लेकिन वो हमें रिपल्जन मैटर नहीं करती। मैटर करता है ये जो प्लस चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका पाथ सीधा था, इसने सीधा जाना था। लेकिन अब क्या होगा कि अब इस इफेक्ट की वजह से, इस न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से ये वेव यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता करता वो बिल्कुल इसके टकराएगा नहीं, न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, बल्कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। और अगर इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो फिर यहाँ से एक्सरेज पैदा होंगी। इन एक्सरेज को बोलेंगे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बना रही है, क्योंकि मुसलसल ये कंटिन्यूस अपनी एनर्जी को अपनी जो है वो खत्म करेंगी, या खत्म कर रही हैं, या रिड्यूस कर रही हैं, या उसको कम कर रही हैं। इस वजह से हम बोलेंगे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा यहाँ से डिवेलप होगा। नेक्स्ट है जी आज का आखिरी एमसीक्यूज। द करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आसान है। मैं चाहता हूँ इसका एमसीक्यूज का आंसर जो है वो आप खुद गैस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे ये मेरा नंबर है जो 3490781108 मोहम्मद शाहिद। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे याद करना है। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर हाजिर हूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।